नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर आपका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बातचीत की थी, यानी मेमोरी वाला पोर्शन हमने पूरा क्लियर कर लिया है। दोस्तों, प्रोसेस यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, फंडामेंटल क्लियर हो गया है। अब हम फंडामेंटल के बाद कुछ एडिशनल हार्डवेयर के बारे में चर्चा करते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न हमारे विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी साधारण टॉपिक के साथ जितनी चीजें मैं जोड़ सकता हूं, जितनी बातें मैं कर सकता हूं, आप लोगों के साथ कर रहा हूं। दोस्तों, तो आज की क्लास की हम विधिवत शुरुआत करते हैं और आगे एडिशनल हार्डवेयर जो बच गए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, आज हम जो हार्डवेयर बच गए, अन्य हार्डवेयर, ऐसा आप हेडिंग डाल सकते हैं, अन्य उपकरण। ठीक है, अन्य हार्डवेयर या अन्य उपकरण आप हेडिंग डाल लीजिए, जिससे हम इन सब के बारे में अच्छे से परिचर्चा कर पाए। क्या है पहला अन्य हार्डवेयर में, जिसे मैं कहता हूं एसएमपीएस। दोस्तों, आप सीपीयू देखना, जब भी आप सीपीयू देखेंगे, सीपीयू के पीछे एक फैन चल रहा होगा जिसमें हम पावर केबल लगाते हैं। ऐसा एक डिवाइस हम काम में लेते हैं, जिसे हम एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस एसएमपीएस को बोला जाता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर सिस्टम को बिजली सप्लाई देता है, को क्या सप्लाई करता है? पावर। पावर का मतलब क्या है? बिजली देता है। क्या बिना एसएमपीएस के हमारा मशीन, हमारा कंप्यूटर, हमारा सीपीयू स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं। हम कहेंगे बिना एसएमपीएस के सीपीयू चालू नहीं होता है, सीपीयू नहीं चलता है। अब एसएमपीएस के अंदर बहुत सारे तार अंदर से जुड़े होते हैं। अलग अलग वोल्ट के एसएमपीएस आते हैं, जो अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग सीपीयू के साथ काम में लिए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, एसी को डीसी में बदलता है। कौन से करंट को किस में बदलता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने का मतलब क्या हुआ? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है एसएमपीएस। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, जो शायद आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल चार्ज कर रहे हो, एलईडी लगा रहे हो, एलसीडी लगा रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आप इस्तेमाल करते हो, उन्हें हम डायरेक्ट करंट से नहीं जोड़ते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब नहीं हुआ कि डीसी से जोड़ते हैं, सीधा हम तार नहीं लगाते, उनके साथ में एक अडेप्टर काम आता है। क्या बता रहा हूं विद्यार्थियों? हम लोग लैपटॉप या मोबाइल चार्ज करते हैं। जी सर, करते हैं। उसमें अडेप्टर लगा होता है चार्जर वाला। क्या बिना अडेप्टर मोबाइल चार्ज हो सकता है क्या? अब कोई कहेगा सर हाँ क्यों नहीं हुआ, कोई कहे जब, अरे भाई एक बार कर लो, जिंदगी भर कौन करना पड़ा है, क्योंकि जल जाओ बल जाओ भाई। मेरे कहने का मतलब हुआ, अगर बिना अडेप्टर आप मोबाइल चार्ज करते हो तो जिंदगी भर के लिए मोबाइल चार्ज हो जाएगा, आपको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यानी वो जो अडेप्टर होता है वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ ऐसे एसी टू डीसी अडेप्टर की आवश्यकता होती है। तो कहने का साधारण सा मतलब हुआ, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए होती है या मैकेनिकल उपकरणों के लिए होती है। हमें डीसी वाली बिजली की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसएमपीएस हो गया? यस सर।
SMPS के बाद अगले नंबर पे जिसके बारे में मुझे आप लोगों को समझाना है वो है नंबर दूसरे पर, जिसे आप कहते हैं यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। पी का मतलब क्या होता है? पावर। एस का मतलब क्या होता है? सप्लाई। यूपीएस का मतलब होता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई। गॉट इट? यस सर। यूपीएस का मतलब हुआ यूनिवर्सल पावर सप्लाई, या होता है अन इंटरप्ट पावर सप्लाई। एक ही बात है, बहुत सारी जगह अनइंटरप्ट पावर सप्लाई लिखा जाता है। ये सतत बिजली सप्लाई करता है, सतत पावर देता है। अभी सतत पावर का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, इन्वर्टर क्यों लगाते हैं घरों में हम? अरे क्या इन्वर्टर लगाना अनिवार्य है क्या? क्या फायदा होता है इन्वर्टर का? एक प्रकार का क्या होता है? बैटरी उपकरण होता है। इन्वर्टर में एक बैटरी लगी होती है। वो बैटरी लगी होती है मतलब बैटरी का काम क्या हुआ? बैटरी का काम हुआ कि बिजली चले जाने के बाद भी वो बैटरी बिजली सप्लाई कर देती है। और वो जो बैटरी होती है, उस बैटरी का बेनिफिट क्या आएगा दोस्तों, कि जब लाइट होती है तो बैटरी चार्ज होती जाती है। लाइट होते समय वो बैटरी क्या होती रहती है दोस्तों? चार्ज होती रहती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूं। ठीक है, यहां तक पता चला। अब कितनी देर तक इन्वर्टर काम करता है? कुछ जवाब है क्या? भाई एसी लगा लोगे तो आधे घंटे ही नहीं चलेगा, एसी नहीं लगाई तो हो सकता है ज्यादा देर तक चल जाएगा। तो भाई इन्वर्टर के लिए हम ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि 1 घंटे चलेगा, 2 घंटे चलेगा। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा बैटरी वाला इन्वर्टर होगा उतना ही ज्यादा देर तक वो काम कर पाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? बोले आ गई सर। बैटरी उपकरण होता है, सतत पावर सप्लाई करता है, बिजली चले जाने के बाद भी ये काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तीसरे नंबर पे एडिशनल था ये। क्या है तीसरे नंबर पे? मदरबोर्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मदरबोर्ड की बात कर रहा हूं। एक प्रकार का CIRCUT सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, इसमें समस्त सिस्टम के मध्य संचार किया जाता है। इससे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो, मेमोरी कार्ड हो, फ्लॉपी डिस्क हो, रैम हो, रोम हो, प्रोसेसर हो, वो सब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? मदरबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मदरबोर्ड उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, समझ आ गई तो बहुत अच्छा है। चलिए अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, मदरबोर्ड पर बने कनेक्शन बिंदु, मदरबोर्ड पर बने कनेक्शन बिंदु स्लॉट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है स्लॉट्स। यानी मदरबोर्ड के अंदर कुछ भी आप जोड़ना चाहते हैं डिवाइस, तो किसकी सहायता से जोड़ेंगे? स्लॉट की सहायता से जोड़ेंगे। एक और बात बता रहा हूं, समझना। हार्ड डिस्क या डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए हार्ड डिस्क या डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए बस का इस्तेमाल किया जाता है।
बस को बोलते हैं तार, बोलते हैं केबल। बस जो होता है उसे हम तार या केबल के नाम से जानते हैं। जो तार या केबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। बस होती है 3 प्रकार की। पहली बस का नाम होता है डेटा बस। बस गुरुजी, अरे गुरुजी ना कह करो, गुरुजी। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा क्या करती है? हैंडल करती है। इसमें क्या रहता है? एड्रेस स्टोर कर, लाने ले जाने का काम करती है। कंट्रोल बस क्या काम करती है? कौन सी बस की बात कर रहा हूं मैं? कंट्रोल बस की मित्रों। कंट्रोल बस दोनों को नियंत्रित करती है। कंट्रोल बस का काम क्या होता है? दोनों की दोनों बसों को क्या करना? जो केबल और तार हम इस्तेमाल करते हैं उसे बस कहते हैं। 2 प्रकार की केबल और बस का हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है साटा वाली जो पतले वाली आती है, एक होता है पाटा वाली जो चौड़े वाली आती थी। पैरेलल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट। इसका क्या हो जाएगा? सीरियल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या, कुछ पूछने वाली बात? नहीं सर, सारी बातें हम लोगों को समझ आ रही है। मैं भी यही चाहता हूं कि जो मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अभी मदरबोर्ड की बात चल रही थी। मदरबोर्ड के अंदर जैसे हार्ड डिस्क के तार लगते हैं, फिर वो मदरबोर्ड से जुड़ जाती है। उन तार को हम बस कहते हैं। साटा और पाटा उनकी क्वालिटी होती है। उन बस को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा बस एक डेटा लाने जाने की काम करती। अरे भाई समझ को नहीं आई कि ये बोल को नहीं आई तो मैं बताऊं। बैंक में कैशियर हुआ, पैसा जमा कराना, एक को कार्ड की देना, एक को डायरी में एंट्री करना। समझो मेरी बात। एक मैनेजर बैठे हुआ है, मैनेजर कुर्सी बैठ रहा है, कोई जहाँ पर्सनल लगाए का आगे हो कमीशन बाजी बीऊ बात कराए, सगड़ा बात कौन कराए वो। तो कहना मतलब क्यों कि कैशियर का काम होता है पैसे जमा करना। एक दूसरो कैशियर हुआ है जिसको कार्ड की दे, 2 अलग अलग काम हो, लेकिन जमा करना रो कभी कार्ड की कौन दे और कार्ड की देना कभी जमा कौन करे। क्या वो कर नहीं सकता? क्या बोले कर तो सकता है गुरुजी। गुरुजी ना कह रहा है, गुरुजी कर तो सकता है, लेकिन वो आपको जनरल सी बात है उसका फंक्शन अलग है, उससे ब्रांच में मैनेजर ने अलग काम दे रखा है। ठीक है, चलिए यही इन तीनों का अलग अलग काम होता है। अभी मैंने एक लाइन और बोली, मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो तो मैं आपको बात समझा दूं। क्या समझाऊं वो देखो स्क्रीन पर। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि मदरबोर्ड पर जो कनेक्शन बिंदु होते हैं, क्या होते हैं? मदरबोर्ड पर कनेक्शन बिंदु होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? स्लॉट्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, किसके नाम जानते हैं? स्लॉट्स। अब दोस्तों स्लॉट्स में वो सारे उपकरण जुड़ते हैं जो मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। स्लॉट्स में वो सारे उपकरण जुड़ते हैं जो मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। तो इसके आगे लगाया जाता है कार्ड। क्या लगाया जाता है? कार्ड। तो कार्ड एक अतिरिक्त हार्डवेयर होता है। अतिरिक्त क्या होता है? हार्डवेयर होता है जो कैपेसिटी यानी क्षमता बढ़ाता है। भाई एक बात बताओ, अपन नॉर्मल वाला मॉनिटर लाते हैं, एलईडी लाते हैं, क्या उसमें टीवी चल जाता है? क्या नहीं चल जाता? इसके लिए अलग से एक कार्ड लेना पड़ता है, टीवी ट्यूनर कार्ड। मदरबोर्ड से और उपकरण जोड़ने के लिए, स्पीकर लगाने के लिए, या और हम कहें तो हमें उसके लिए अलग से एक उपकरण लेना पड़ता है, साउंड कार्ड।
कौन सा लेना पड़ता है? साउंड कार्ड। एक लेना पड़ता है इंटरनेट वगैरह के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब कह दो गुरुजी मेमोरी कार्ड इंटरफेस कार्ड। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। ये क्षमता बढ़ाते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अतिरिक्त कार्ड होते हैं। इन कार्ड के साथ में पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ने के लिए कार्ड के साथ पेरिफेरल उपकरण, इंटरनल उपकरण जुड़ते हैं स्लॉट्स में मदरबोर्ड के थ्रू, केबल यानी बसेस की सहायता से। लेकिन अगर हम कोई भी पेरिफेरल, अरे कान में बाली पहना, चश्मा पहना, घड़ी पहना, ए पेरिफेरल है, ये कब बाहर की ओर जुड़ा है, दिल में जुड़ जा महबूबा बा, इंटरनल हुआ है। ठीक है, ख्याल आवे नहीं, अच्छा अच्छा उम्र के हिसाब में आवे, ईब को नहीं आवे, मन है थान तो आता हो जी। पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ने के लिए किसकी बात कर रहा हूं? जो बाहर से जुड़ते, टोपी ओढ़ लो, अंगूठी पहन लो, ये सब चीजें पेरिफेरल है। अब कहते गुरु जी कंप्यूटर पढ़ाओ का आदमी पढ़ाओ, अरे कंप्यूटर में भी वही हुआ है जी। आप कीबोर्ड लगा दियो जी, आप मॉनिटर जोड़ दियो, आप कोई जैसे पेन ड्राइव लगा, सारा पेरिफेरल है जिसका 12 CPU जुड़ जाए। ठीक है गुरु जी। फिर गुरु जी कहते हो गुरु जी हाँ, पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ने के लिए हम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोर्ट का उपयोग होता है। ठीक है गुरु जी, बात समझ आ गई। पोर्ट कौन कौन सा है? सबसे पहला पोर्ट है सीरियल पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के साथ में एक और नाम लिख दूं जिसे दूसरा मैं कहता हूं पैरेलल पोर्ट। दोनों को एक साथ समझाने में मजा अच्छा आएगा, बात आपको ज्यादा अधिक अच्छे से समझ आएगी। इधर ए लिखा, इधर बी लिखा, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया। स्टैंडर्ड है 8 बिट इंफॉर्मेशन मैं ए से बी पर भेज रहा हूं सीरियल पोर्ट का यूज करके। उधर भी कितनी पहुंचेगी? अरे भाई 8 भेजी तो उधर भी 8 ही पहुंचेगी, लेकिन एक बार में कितनी जाएगी? एक ही जाएगी। क्या कह रहा है? एक बार में 1 बिट। एक बार में कितनी बिट जा रही है? एक ही बिट जा रही है। ठीक है। इसमें 9 पिन होती है। कितनी पिन होती है? 9। इसे हम ज्यादा दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। गति क्या होती है इसकी? दूसरे वाले के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है सीरियल पोर्ट की। एक वो सीरियल, एक होता है पैरेलल, एक के पीछे एक जुड़ा है, उसको बोलते हैं सीरियल। पैरेलल में एक के साथ दूसरा चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इधर से अगर आप ए में डेटा भेज रहे हो बी से, या बी में भेज रहे हो ए से, तो इधर से अगर आपने 8 बिट भेजा तो उधर कितना बिट गया भैया? अरे इधर से 8 भेजा तो उधर कितना गया? बोले 8 गया। अरे एक साथ कितना जाएगा? बोले बताओ गुरुजी। सीरियल की पैरेलल, अरे पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में कितना जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक बार में कितना? 8 बिट बेस का है। कितना भेज सकते हैं? 8 बिट। एक ही स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये डेटा हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। गति क्या होती है इसकी? क्या होती है? तेज होती है, महंगा होता है और कम दूरी पर काम में लिया जाता है। कम दूरी पे काम में लेने का रीजन ये है कि अगर हम घर में 8 गेट बना ले चल जाएगा, अलग अलग कमरों के अलग अलग गेट बना दो भाई। रोड पर साधन चला बैठा 8 लेन को हाईवे थोड़ी बना सका कि एक पर एक ही चलो, वो जो तो अगले पर ना पहुंचे, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम लंबी दूरी पर तो ये इस्तेमाल करते हैं, कम दूरी पर तेज गति के लिए हम पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद देखो 2 पढ़ा दिए, तीसरे नंबर वाला बता रहा हूं, बोलो कौन सा है? यूएसबी। क्या होता है पूरा नाम? यूनिवर्सल सीरियल बस। बस करो गुरुजी, क्यों पढ़ाऊंगा तो। यूनिवर्सल सीरियल बस।
आजकल सबसे प्रचलित है, आजकल सबसे प्रचलित पोर्ट जो है इसी का नाम है ये। साथ ही साथ यूएसबी कौन सा आता है 1.0, यूएसबी कौन सा आता है 2.0, यूएसबी कौन सा आता है 3.0। ये क्या होता है दोस्तों, सबसे तेज है। ठीक है, आजकल हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में लगने वाला होता है। अच्छा, और हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं, अडेप्टर वगैरह लगाते हैं, वो भी आपके यूएसबी पोर्ट में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो अगला नंबर, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, MIDI। कभी नाम सुना है क्या? अरे क्या लिखा है मैंने, मिडी लिखा है। क्या कभी पहले ये नाम सुना है क्या? नहीं सर, पहली बार सुन रहे हैं। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं आपको, फुल फॉर्म्स हमेशा आपको याद करनी ही करनी है। अच्छा, अब देख रहे हैं हम मिडी के बारे में। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी आपका किसी सत्संग में जाने का काम पड़ा हो, सत्संग का मतलब जहां कथा कीर्तन होते हो, कभी काम पड़ा है क्या? बोले पड़ा है सर। वो एक ढोलक बजाने वाला होता है, वो बहुत तेज तेज बजाता है, पसीना पसीन हो जाता है। हाँ सर देखा है। एक हारमोनियम वाला होता है, वो बहुत तेज से हारमोनियम चलाता है। कभी आप कॉमेडी नाइट विद कपिल में गए हो, वहां देखा, वहां ऐसे ढोलक वाला थोड़ी रहता है, वहां ऐसे हारमोनियम वाला थोड़ी रहता है। वहां का क्या सीन होता है भैया, वहां का सीन ये होता है कि वहां जो बंदा बैठा होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कुछ रखता है, उसके टच करते ही अलग अलग टाइप की आवाज निकलने लग जाती है। नाम लिखा है बोर्ड पर, क्या? संगीत उपकरण जोड़ने के लिए जैसे पियानो, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड की जगह पर हारमोनियम, उनके लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब भैया एक और पोर्ट है 5 नंबर पे। अब ये क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं ये बता रहा हूं जो हमारे एडिशनल हार्डवेयर होते हैं ना, जैसे जिनका रैम रोम पढ़ लिया हमने, कीबोर्ड माउस मॉनिटर स्पीकर सब कुछ देख लिया हमने। अब उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हमें चर्चाएं करनी है, हमें समझना है, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। दोस्तों अगला पोर्ट है जिसका नाम है HDMI। क्या नाम है? HDMI। H का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अच्छा प्रश्न है, क्या है? आजकल एक केबल आती है ऐसे, ब्लैक केबल आती है, आगे गोल्डन कलर में आता है, जो यूएसबी उससे थोड़ी चौड़ी होती है। क्या काम आता है? ऑडियो, वीडियो या डिस्प्ले उपकरणों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग मॉनिटर जोड़ते हैं, प्रोजेक्टर जोड़ते हैं, या हम आजकल टीवी जोड़ते हैं।
टाटा स्काई लगा रखी हो, टाटा स्काई में पहले तो दो दो रेड वाली और ब्लैक वाली पिन लगा के हम टीवी चलाते थे। आजकल इन दोनों की जरूरत नहीं है, आजकल तो आप डायरेक्ट ही काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनरली इसका उपयोग हम डिस्प्ले के लिए करते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने मदरबोर्ड के बारे में चर्चा की। मदरबोर्ड के साथ साथ मैंने आपको पोर्ट बता दिया। क्या बता दिया? पोर्ट भी जिक्र किया कि पोर्ट ये होता है। दोस्तों अब अगले नंबर पे, जो भी नंबर आप अपने हिसाब से लगा लेना, वरना मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा। अगला शब्द है जिसे मैं कह रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर। किस नाम से जान रहा हूं? माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों वास्तव में आप कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसकी वजह से हमारी मशीन सही तरीके से परफॉर्मेंस देती है, सही तरीके से काम करती है, एक वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा वर्ड है? कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों हार्डवेयर का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉफ्टवेयर का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, डिवाइसेस का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप 16 GB रैम में पुराने जमाने वाला कंप्यूटर नहीं चला सकते, या कहने का मतलब हुआ कि आप बूढ़े घोड़े को तेज नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि भाई वो अपनी ही गति से काम करेगा, वो आगे तेज गति से कार्य नहीं कर सकता। आप कहो गुरुजी अब पर्सन बताओ किसा का होगा जी? कपड़े बम। ठीक है, एक पर्सन लिखूं? पहला माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करें। ठीक है, कर लो, फिर लिखा दी पर्सन। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो वास्तव में प्रोसेस करने का काम करता है। यानी एक मशीन में वास्तव में जो प्रोसेस कर रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। मैं क्लास बंद कर रहा हूं, कल से सोनी की एजुकेशन में नहीं पढ़ाऊंगा। आप अपनी कॉपी पेन बंद कर दीजिए, इनके जो टोल फ्री नंबर है उस पर बात कीजिए कि सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या बोल गया? आपके मन में विचार आए होंगे, 10 प्रकार के विचार आए होंगे कि क्यों बोल रहा है भाई, एक बता रहा था माइक्रो प्रोसेसर, अचानक क्या बात हो गई? तो 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस का नाम होता है बैकग्राउंड। क्या नाम होता है? बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, GROUND। एक होती है फोरग्राउंड। अरे मैं कुछ नहीं बंद कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ऐसी प्रोसेस जो कंप्यूटर अपने आप करता है, यानी मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप बंद कर दीजिए, क्लासें नहीं होगी। तो कुछ लोगों ने वास्तव में जो सीरियसली क्लास पढ़ रहे थे, उन्होंने सोचा यार अचानक क्या हो गया, गुरुजी को पढ़ाते पढ़ाते ही मना कर रहा है। और मैंने तो केवल इतना ही कहा कि कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपने स्विच ऑन करने का बटन दबाया, उसके बाद कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है। तो विद्यार्थियों, जिसमें उपयोगकर्ता शामिल होता है, जैसे बटन दबाना, कीबोर्ड से इनपुट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोरग्राउंड, यानी इसमें यूजर इन्वॉल्व होता है। और जो कंप्यूटर अपने आप करता है उसे हम कौन सी प्रोसेस के नाम से जानते हैं? उसे बैकग्राउंड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब बताओ, बैकग्राउंड प्रोसेस की संख्या ज्यादा होती है या फोरग्राउंड की संख्या ज्यादा होती है? तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि बैकग्राउंड प्रोसेस की संख्या फोरग्राउंड प्रोसेस की तुलना में काफी 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 ज्यादा होती है। चलिए यहां से हम माइक्रो प्रोसेसर पे चलते हैं। क्या होता है? पावरफुल सिलिकॉन चिप होता है। पावरफुल सिलिकॉन चिप होता है। सिलिकॉन चिप का मतलब है किसका बना होता है ये दोस्तों? अर्धचालक का बना होता है। भारत के बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटका में। RCB टीम है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उसी की बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है? पावरफुल सिलिकॉन चिप होता है, जो किसका काम करता है? जो वास्तव में प्रोसेस का काम करता है, वास्तव में प्रोसेस करता है। 2 प्रकार के होते हैं, CISC, RISC। पहले का नाम है कॉम्प्लेक्स, दूसरे का नाम हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग।
ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है RISC, दूसरा होता है CISC। RISC का पूरा नाम क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। CISC का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब माइक्रो प्रोसेसर के वास्तव में प्रोसेस करने वाली बात से मुझे याद आया कि एक पेपर में सवाल पूछा गया, हो सकता है पुलिस पटवार में आप लोगों से भी पूछा जाए। क्या प्रथम माइक्रो प्रोसेसर अब एक लाइन और लिख रहा हूं, पहले सुनना, यहां लिखता हूं। प्रथम बार फोर्थ पीढ़ी में, पहली बार चौथी जनरेशन में। सवाल आता है कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में काम में लिया गया, तो आप बताएंगे चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले काम में लिया गया। तो प्रथम बार चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जी सर बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। 1971 में बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था? इंटेल। और पता है कितनी बिट का था? 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर या प्रथम पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर की पहली पीढ़ी है। इसलिए मैंने अलग लाइन लिखी कि चौथी जनरेशन में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, और वो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने चौथी जनरेशन बताया और ऊपर आपने प्रथम जनरेशन बता दिया। भाई ये चौथी जनरेशन तो कंप्यूटर विकास की है, अभी पढ़ेंगे अगली क्लास में, और ये क्या है? प्रथम जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के विकास की है। ठीक है, चलिए इसके बाद 1972 में इंटेल 8008 बनाया गया, जो कितने बिट का प्रोसेसर था? 8 बिट का। और सबसे पहले जिस कंप्यूटर में इसे लगाया गया उसे हम एल्टेयर के नाम से जानते हैं। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो कंप्यूटर है उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? एल्टेयर। संसार का दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में काम में लिए गए, तो आप बताओगे चौथी पीढ़ी में काम में लिए गए। इसलिए चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब सुनो, महिला प्रेक्षक के पेपर में सवाल पूछा गया, प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। ये कहा है कि जितने भी लोग हैं अपने स्किल डेवलपमेंट में जाएं, अपना स्किल बढ़ाएं और रोजगार पाएं। यहां पर मैं वही बात कर रहा हूं, प्रथम स्वदेशी, नाम से ही पता चल जाएगा। शक्ति, क्या लिखा है मैंने? शक्ति पहला भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है। कौन सा है? पहला भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है। अगर मैं थोड़ी और आगे बात करूं और आपको लेकर चलूं थोड़ा सा आगे, तो मैं कह सकता हूं इंटेल कंपनी बनाती है, P1 बनाती थी, P2 बनाती थी, P3 बनाती थी, P4 बनाती थी। ये के सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो किस पर? P का मतलब क्या हुआ? पेंटियम नाम से बनाए जाते थे। आजकल इंटेल किस नाम से बना रही है? इंटेल i3, i5, i7, i9। ये इंटेल द्वारा बनाए गए कुछ माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण हैं। एक दो कंपनियां और हैं
जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम करती है। दोस्तों एक मोटोरोला जो मोबाइल वाली कंपनी है ना, कौन सी, मोटोरोला वाली, ये भी पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम किया करती थी, आजकल नहीं करती। और मोटोरोला के माइक्रो प्रोसेसर इंटेल से भी अच्छे आया करते थे मित्रों। ठीक है, यहाँ तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखा, हमने मदरबोर्ड के बारे में देखा, हमने एसएमपीएस के बारे में देखा, हमने यूपीएस के बारे में चर्चा की। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपको, एक बहुत साधारण सी चर्चा करता हूँ जिससे आप सारी बातें समझ जाओगे। अगले नंबर पे है सीपीयू क्लॉक। कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए विशेष घड़ी। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए, सीपीयू की गति को मापने के लिए एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सीपीयू क्लॉक। एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है। ठीक है, कुछ चीजें लिखता हूं, आपने नाम भी सुना होगा। माइक्रो सेकंड, पीको सेकंड, -6 -2, नैनो सेकंड, -12। केवल जनरल सी बात कर रहा हूं जो आपको समझनी, यानी 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, इस तरह हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सीपीयू की गति होती है। एक होती है माइक्रो प्रोसेसर की गति, जो हम अभी लिख रहे थे, HZ हर्ट्ज, GHZ, THZ आदि में होती है। यानी इसे अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो हर्ट्ज में मापा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर ठीक है, आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो उसे हम कैच कर पा रहे हैं, यानी मैं भी यही चाहता हूं। सवाल लिखूंगा थोड़ी देर बाद में एक दो। अच्छा, एक होती है सुपर कंप्यूटर की गति, उसकी गति को मापा जाता है फ्लॉप्स। किसका मापा है, फ्लॉप्स। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसके आगे फ्लोप के आगे भी गीगा फ्लोप बन जाता है, टेरा फ्लोप बन जाता है, पेटा फ्लोप बन जाता है। ये अलग अलग गति का मेजरमेंट देखा। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप गति मापने के लिए किसका यूज करते हैं, बीपीएस, बिट पर सेकंड, केबीपीएस, किलोबिट्स पर सेकंड, एमबीपीएस, मेगाबिट पर सेकंड। इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये हमने आज चर्चा की ऐसे हार्डवेयर जो वास्तव में ना तो हम इनपुट डिवाइस के रूप में पढ़ पाते, ना हम इनको स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ पाते, और ना ही आप इनके लिए आउटपुट डिवाइस या मेमोरी और स्टोरेज में इन्हें रख पाते। जो वास्तव में अलग डिवाइसेज है और डिवाइसेस का ही हिस्सा है, उन सब के बारे में हमने आज के इस सेक्शन में परिचर्चा की है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि जैसी मैं बातचीत आप लोगों से करने की कोशिश कर रहा हूं, सारी बातें आपको सिस्टमेटिक और अच्छे से समझ आ रही है। जी सर, मैं 2 सवाल लिखकर आज के सेक्शन को अच्छा बनाता हूं। ठीक है, कथन वाले लिखूं कि मिलान वाले लिखूं, कथन वाले लिखूं कि मिलान करने वाले लिखूं, या सिंपल लिखूं वन वर्ड? गुरुजी तीनों लिख दो। हाँ ऐसा करते, हम तीनों प्रकार के प्रश्नों का अभी इस सेक्शन के साथ डिस्कशन बनाते। कौन सा प्रश्न है? सबसे पहला कथन वाला लिख दो। ठीक है, कथन नंबर पहला,
देखो, जो कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी, हताश होने की जरूरत नहीं। राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करोगे ना तो आपको इंग्लिश मीडियम में फैकल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये राजस्थान का एक दुर्भाग्य मान लो या सौभाग्य मान लो। अच्छा, बाईलैंग्वेज सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे कंप्यूटर अपन बाईलैंग्वेज पढ़ रहे हैं, दोनों भाषाओं में पढ़ रहे हैं भाई। अब देखो, मैंने कथन लिखा है, स्टेटमेंट लिख दो आप इसे, ये हिंदी का वर्ड है, ये अंग्रेजी का, वो एक भी अंग्रेजी का। इस तरह हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P4 एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार है, ठीक है। कथन नंबर दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट XP, ये पूरा लिखता हूं, विंडोज 7 एक माइक्रो प्रोसेसर है। पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत। बोलो, प्रश्न को पढ़ लिया करो। प्रश्न को पढ़ने का मतलब क्या है? पुलिस वाले विद्यार्थियों में मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं, ये कमी होती है, वो सवाल पूरा पढ़ते ही नहीं है, आधा देख के जवाब देते हैं। या लगे कि गुरुजी बड़ा प्रश्न है तो भाई अगला बंदा बड़े प्रश्न को छेड़ते ही नहीं है, छोड़ दो, जो पढ़ा है होगा, जो हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, रो लेंगे थोड़ी देर बैठ के कि गुरुजी इस बार रह गया यार, एक कंप्यूटर का सवाल सही हो जाता तो मेरे को इस सिलेक्शन मिल जाता। पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा है? P4 एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। अभी बात की थी 2 मिनट पहले, पेंटियम। P का मतलब क्या होता है? पेंटियम 4, ठीक है, यहां तक ठीक है भाई, समझ आ गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP 7 8 यूज करते हैं ना, ये विंडोज लिखा हुआ है। विंडोज 7 एक माइक्रो प्रोसेसर है। दोस्तों, विंडोज 7 एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये आपका एक प्रकार का क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर की, प्रोसेसर तो खा गया गुरुजी, माइक्रो प्रोसेसर की साइज 1 8 4 8 16 32 64, आगे वर्ड जुड़ गया बिट। दूसरा 4 8 16 32 64, आगे जुड़ गया बाइट। 4 8 16 32 64, आगे जुड़ गया HZ। पांचवा 4 8 16 32 64, और आगे जुड़ गया फ्लॉप्स। बताइए क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग बिट के उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग बिट के उपलब्ध होते हैं। तो क्या बताओगे? 8 16 32 64, तो क्या आंसर आएगा? 1 नंबर। बाकी केवल बातें मैंने आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए, सोचने पर मजबूर होने के लिए लिखी थी कि आपको जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में अच्छे से सोचो, तो आपको पता चले कि आप क्या बात लिख रहे हैं, क्या बात पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा, सीधा सीधा जवाब होगा 8 16 32 64, किस में आते हैं? बिट में आते हैं, ठीक है। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। पहला भारतीय स्वदेशी
माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? आप तो सीधा सीधा जवाब देंगे कि पहला जो भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है उसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन, इसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है मेरी बात। उसके बाद अगले सेक्शन में फिर हम और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी क्विज लेकर आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। यहां पर देखो दोस्तों, खालिस्तान प्रथम भारतीय कंप्यूटर है। बताइए पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा है? अभी कुछ लोग तो सोचेंगे शक्ति है, यही सोचेंगे ना, थोड़ी देर पहले वही बताया था। कोई के दिमाग में आ रहा होगा परम है, अरे परम तो सुपर कंप्यूटर है। पहला भारतीय कंप्यूटर जिसका नाम है सिद्धार्थ, क्या नाम है? सिद्धार्थ पहला भारतीय कंप्यूटर है, जिसे 1953 में कोलकाता के कहां पर? कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में लगाया गया। ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? एक प्रकार का ये एनालॉग कंप्यूटर था। क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर, चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि हर बात आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।